नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको करवाऊंगी एम लक्ष्मीकांत जी की पुस्तक भारत की राज्य व्यवस्था का भाग 2 सरकार की प्रणाली का 14वां अध्याय केंद्र राज्य संबंध के बारे में। इससे पहले मैं एक वीडियो आपको भेज चुकी हूँ संघीय व्यवस्था के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। केंद्र राज्य संबंध। देखो, भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है। ठीक है, अपने स्वरूप में संघीय मीन्स कि समस्त शक्तियाँ जो है विधायी, कार्यपालिका व वित्तीय तथा केंद्र व राज्यों के बीच में विभाजित है। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारों के 3 अंग हैं, विधायी, कार्यपालिका, वित्तीय। लेकिन जो हमारे भारत संविधान का स्वरूप है संघीय है। संघीय मीन्स शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों में विभाजित है। तो यद्यपि केंद्र व राज्य अपने अपने क्षेत्र में प्रमुख हैं। देखो, जब संविधान द्वारा शक्तियों का बंटवारा हुआ है तो प्राकृतिक है ये तो कि केंद्र राज्य में अपने अपने क्षेत्र में दोनों प्रमुख हैं। फिर भी संघीय तंत्र के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इनके मध्य अधिकतम सहभागिता व सहकारिता आवश्यक है। अर्थात जो संघीय तंत्र है, अगर चाहते हैं कि उसका जो क्रियान्वयन है वो सही ढंग से प्रभावी रूप से काम करे, तो उसको सुनिश्चित करने के लिए इनके मध्य में अर्थात केंद्र और राज्य के मध्य में जो है अधिकतम सहभागिता और सहकारिता अर्थात आपस में सहभाग होकर सहकारी रूप से मिलजुल कर कार्य करना इनका आवश्यक है। तो केंद्र और राज्य के संबंधों का अध्ययन 3 दृष्टिकोण से किया जा सकता है। ठीक है, तो इस अध्याय में अब हम पढ़ेंगे कि केंद्र और राज्य का जो संबंध है, इन दोनों का संबंध कितने दृष्टिकोण है। इन दोनों के संबंध के 3 दृष्टिकोणों से हम इनके संबंध के बारे में स्पष्ट रूप से मैं आपको समझाऊंगी। पहला इनका दृष्टिकोण है विधायी संबंध अर्थात कानूनी संबंध। दूसरा है प्रशासनिक संबंध और तीसरा है वित्तीय संबंध। ये 3 संबंध यानी कि इन दोनों के संबंधों का जो अध्ययन है हम 3 दृष्टिकोण से करेंगे। ये तीनों दृष्टिकोण है विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। तो आज मैं सबसे पहले इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि केंद्र और राज्यों का विधायी संबंध कैसा है। देखो, संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। इट मीन्स कि संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक केंद्र और राज्यों का जो विधायी संबंध है, कानूनी संबंध है, उनके बारे में सारा बताया गया। अनुच्छेद 245 से 255 तक। तो केंद्र और राज्य विधायी संबंधों के मामले में 4 स्थितियाँ हैं। देखो, तो विधायी संबंध जो बता रही हूँ केंद्र राज्य का, इनमें 4 स्थितियाँ आती हैं कि वो कौन सी 4 स्थितियाँ हैं। 4 स्थितियाँ हैं जिसमें केंद्र और राज्यों का आपसी विधायी संबंध है, कानूनी संबंध है। ठीक है, तो इस विधायी संबंध में केंद्र और राज्यों के इस विधायी संबंध में मैं आपको 4 स्थितियाँ बताऊंगी। वो कौन सी 4 स्थितियाँ हैं जिनमें इन दोनों का आपस में विधायी संबंध है। पहला है केंद्र व राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार। अभी मैं खाली विधायी संबंध के बारे में बता रही हूँ मैं। ठीक है, बाकी 2 संबंध है ना, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध, इनकी अलग वीडियो में सेंड करूँगी। इस वीडियो में खाली मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ विधायी संबंध के बारे में बताऊँगी। ठीक है, तो पहला जो है स्थिति क्या है कि केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार। केंद्र राज्य विधान क्षेत्रीय विस्तार। देखो, संसद पूरे भारत या इसके किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। संसद जो कानून है जो संसद है, देखो केंद्र में संसद होती है, राज्य में विधानमंडल होती है। जो संसद है वो पूरे भारत या एक किसी क्षेत्र के लिए भी कानून बना सकती है। भारत क्षेत्र में राज्य भी शामिल हैं, केंद्र शासित राज्य भी हैं और किसी अन्य क्षेत्र को भारत के क्षेत्र में भी माना जाता है। तो राज्य विधानमंडल पूरे राज्य या राज्य के किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। संसद तो पूरे भारत के लिए या किसी क्षेत्र के लिए या केंद्र शासित राज्य के लिए या अन्य क्षेत्र को भारत के क्षेत्र में मिलाने के लिए भी कानून बना सकते हैं। लेकिन जो राज्य विधानमंडल है वो पूरे राज्य या राज्य के किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। संसद पूरे भारत के लिए और राज्य विधानमंडल या तो पूरे राज्य में या राज्य के किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। तो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून को राज्य के बाहर के क्षेत्रों में लागू नहीं किया जा सकता। देखो, ये पॉइंट समझने वाला है कि जो राज्य विधानमंडल, देखो संसद जो कानून बनाते हैं वो तो पूरे देश में लागू होते हैं, लेकिन जो राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाए जाते हैं वो सिर्फ राज्य के अंदर ही लागू किया जा सकता है, राज्य के बाहर जो उनको लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट आएगा इसमें कि केवल अकेले संसद अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकती है। अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान यानी कि अकेले संसद जो है वो किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। इस तरह संसद का कानून भारतीय नागरिक एवं उनके विश्व में कहीं भी लागू होता है।
कहीं भी किसी भी संपत्ति पर लागू होता है तथा संसद द्वारा बनाया गया कानून विश्व में कहीं भी लागू हो सकता है। फिर भी संविधान ने क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र के मामले में संसद पर कुछ प्रतिबंध लगाए। ठीक है, तो मैंने बताया ना कि संसद जो है वो द्वारा बनाए गए कानून पूरे देश पर लागू होते हैं, और जो राज्य विधानमंडल है उसके द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं राज्य के क्षेत्रों में, राज्य के अंदर ही लागू होते हैं, राज्य के क्षेत्रों के बाहर वो लागू नहीं किया जा सकते। लेकिन संविधान ने क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र के मामले में संसद पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, अर्थात संसद के कानून निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। लिहाजा संसद के कानून जो है पूरे विश्व में लागू, पूरे देश में लागू होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रतिबंध लगाए गए हैं संविधान द्वारा जो कि संसद के कानून जो है वो इन क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। पहला कौन सा क्षेत्र है कि संसद 4 केंद्र शासित क्षेत्रों में शांति, उन्नति व अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं। ठीक है, संसद जो है जो केंद्र शासित क्षेत्र है शांति, उन्नति व अच्छी सरकार का नियम बना सकते हैं। ये हैं अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन व दीव। इन संघ शासित प्रदेशों में इसे संसद के किसी अधिनियम को संशोधित या निरस्त करने का भी अधिकार है इन 4 देशों। और दूसरा, राज्यपाल को भी यह शक्ति प्राप्त है कि वह संसद के किसी विधेयक को सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू ना करें। राज्यपाल को भी यह पूर्ण रूप से शक्ति प्राप्त है कि वह संसद के किसी भी विधेयक को अपने सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू ना करें। मतलब यहाँ पर संसद के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। और तीसरा है, असम का जो राज्यपाल है संसद के किसी विधेयक को विशिष्ट परिवर्तनों के साथ लागू कर सकता है। असम में अगर संसद मान लो कोई विधेयक को लागू भी करना चाहती है तो राज्यपाल, वहाँ का राज्यपाल चाहे तो कुछ परिवर्तन के साथ उसको लागू कर सकते हैं। राष्ट्रपति को भी इस प्रकार की शक्ति जनजातियों क्षेत्रों यानी कि स्वायत्त जिलों मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के लिए भी ये सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति को भी प्राप्त हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया है कि विधायी संबंध में पहला जो स्थिति है वह केंद्र राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार, अर्थात केंद्र अपने मामले में स्वतंत्र है, राज्य अपने मामले में। केंद्र अर्थात संघ द्वारा बनाए गए कानून पूरे भारत में लागू होते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून सिर्फ राज्य के अंदर लागू होगा, राज्य के बाहर के क्षेत्रों में लागू नहीं किया जा सकता। और कुछ ऐसे संविधान द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं जिसमें संसद के कानून जो इन क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। तो विधायी संबंध में पहली स्थिति मैंने आपको बताई है, केंद्र व राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार। अब इसी विधायी संबंध का दूसरा मैं आपको स्थिति बता रही हूँ, विधायी विषयों का बंटवारा। देखो, संसद और जो राज्य है जिन जिन विषयों पर कानून बना सकते हैं तो संविधान द्वारा उन विधायी विषयों का बंटवारा किया गया है। संविधान ने 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की है। पॉइंट समझो कि संविधान ने जो 7वीं अनुसूची है वो केंद्र और राज्यों के बीच में जो विधायी विषय मीन्स वो कौन कौन से विषय हैं जिनमें जो केंद्र और राज्य कानून बना सकते हैं। तो उन विषयों को उन्होंने 3 स्तर पर बांटा है उन विषयों को। तो उन विषयों की 3 सूचियाँ बनाई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। देखो, विधायी विषय बता रही मैं आपको कि जिसमें जो है ये कानून बना सकते हैं इन विषयों पर। तो 3 सूचियाँ बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची, अब देखो, संघ सूची से संबंधित किसी भी मामले पर कानून बनाने की संसद को विशेष शक्ति प्राप्त है। जो संघ सूची को केंद्र सूची भी कहते हैं। केंद्र मीन्स पूरा देश, एक जो संसद है हमारी, पार्लियामेंट है। तो संघ सूची से संबंधित किसी भी मसले पर कानून बनाने की संसद को विशिष्ट शक्ति प्राप्त है। इस सूची में इस समय 100 विषय हैं, मूलतः 97, यानी कि पहले इसमें 97 विषय थे, अब संघ सूची में 100 विषय कर दिए गए, बढ़ा दिए गए। जैसे कि रक्षा, बैंकिंग, विदेशी मामले, मुद्रा, आणविक ऊर्जा, बीमा, संचार, केंद्र, राज्य व्यापार व वाणिज्य, जनगणना, लेखा परीक्षा आदि, ये सब किसमें आते हैं? संघ सूची में। और दूसरी सूची है संसद को संघ सूची बता दें मैं आपको। अब देखिए, दूसरी सूची है राज्य सूची। राज्य विधानमंडल को सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त की गई है।
तो राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य विधानमंडल को। तो इस समय राज्य विधानमंडल में 61 विषय हैं। पहले इसमें 66 थे, इसमें 5 विषय कम कर दिए गए। इसका मैं आगे बताऊंगी वो 5 विषय कम करके कहाँ डाल दिए गए। अभी इस समय राज्य सूची में 61 विषय हैं, जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जन स्वास्थ्य व सफाई, कृषि, जेल, स्थानीय शासन, मत्स्य पालन, बाजार आदि। तीसरी जो सूची है वो है संवर्ती सूची। अब देखो, संवर्ती सूची मैंने अभी आपको बताया है संघ सूची और राज्य सूची। तो संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ को है, केंद्र को है, और राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को। ठीक है। अब जो तीसरी सूची है उस सूची में जो है संसद को अर्थात केंद्र को और राज्य विधानमंडल दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, दोनों कानून बना सकते हैं। इस सूची में इस समय 52 मूलतः 47 विषय, पहले इसमें 47 विषय थे, अब इसमें 52 विषय करके बढ़ा दिए गए, इसमें 5 विषय। जैसे इसमें कौन कौन से विषय, जैसे आपराधिक कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह, तलाक, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बिजली, आर्थिक व सामाजिक योजना, छापा प्रेस आदि, ये सब किस में आते हैं? संवर्ती सूची में। देखो, इस सूची में दिए गए विषयों पर दोनों स्तरों को, केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, दोनों को। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में शामिल किया गया। अभी मैंने आपको ऊपर बताया ना कि राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब 61 विषय कर दिए गए। तो 5 विषय जो हैं राज्य सूची में से निकालकर किस में दे दिए गए? संवर्ती सूची में। तो इस संवर्ती सूची में जो 5 विषय डाले गए वो 5 विषय हैं: शिक्षा, वन, नाप व तोल, वन्य जीवों व पक्षियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन। ये 5 विषय हैं जो कि पहले संवर्ती सूची जो कि पहले ये राज्य सूची में थे, तो राज्य सूची से निकालकर इसको कौन सी सूची में डाल दिए गए? संवर्ती सूची में। तो उच्चतम व उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का गठन भी इसी में आता है। तो अवशिष्ट सूची से संबद्ध विषयों पर वे विषय जो तीनों अनुसूचियों में नहीं हैं, देखो इनमें जो है ये तो संवर्ती सूची के मैंने विषय बताए। इसके अलावा अवशिष्ट सूची से संबद्ध विषयों वे विषय जो तीनों सूचियों में सम्मिलित नहीं है, मैंने अब 3 सूचियाँ बताई ना भी। इसके अलावा वो विषय जो तीनों सूचियों में किसी भी सूची में शामिल नहीं है, सम्मिलित नहीं है, उस पर विधान बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है, संसद को। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 त्रिस्तरीय महत्व के मामलों की व्यवस्था करते हैं। इस पॉइंट को समझना, मैंने अभी आपको बताया है कि शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। और जो बच्चे इसके अलावा जो दूसरे नए विषय हैं वो अवशिष्ट सूची में डाल दिए गए और उन अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार, विधान बनाने का अधिकार संसद को है। लेकिन जो 3 सूचियाँ, इसमें जो तीसरी सूची है संवर्ती सूची, उसमें क्या कहा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है त्रिस्तरीय महत्व के मामलों की व्यवस्था करता है। त्रिस्तरीय भी, जब 3 स्तर में ऊपर शक्तियाँ बांटी मैंने, वो व्यवस्था करता है। उनके बारे में मैंने जो अभी बताया आपको कि संघ सूची और राज्य सूची के बीच टकराव होने की स्थिति में संघ सूची मान्य होगी। देखो, मैंने आपको बताया संवर्ती सूची में जो 47 विषय पहले थे 52 हो गए। इसमें दोनों सरकारों को, केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन अगर इन दोनों में किसी भी बात पर कोई टकराव होने की स्थिति आती है तो संघ सूची मान्य होगी, राज्य सूची मान्य नहीं होगी। यानी कि संघ सरकार द्वारा बनाया गया कानून लागू होगा, राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून लागू नहीं होगा। यदि संवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर केंद्रीय कानून व राज्य कानून में संघर्ष की स्थिति आ जाती है तो केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा, अर्थात केंद्रीय कानून को माना जाएगा, राज्य कानून को माना नहीं जाएगा। तो दूसरा मैंने आपको स्थिति बताई है विधायी संबंध की, विधायी विषयों का बंटवारा। इसमें मैंने आपकी 2 स्थितियां बता दी हैं विधायी संबंध में: केंद्र और राज्य विधानों का केंद्रीय क्षेत्रीय विस्तार, केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार। और दूसरी स्थिति बताई है इनके विधायी संबंध की कि विधायी विषयों का बंटवारा। अब इसी पॉइंट को आगे चलते मैं बता रही हूँ विधायी संबंध की जो तीसरी स्थिति है कि राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। तीसरी स्थिति क्या है विधायी संबंध में कि राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। संविधान संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि राज्य सूची के तहत निम्नलिखित 5 असाधारण परिस्थितियों में कानून बनाए। आप पॉइंट समझना ऊपर वाला जो मैं बता रही हूँ, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान कि राज्य के मामले में किस प्रकार संसद जो है उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। इसका मतलब क्या है कि संविधान द्वारा ही ये संसद अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, ये सारी शक्तियाँ संसद को संविधान ने दी गई हैं। तो संविधान संसद को शक्ति प्रदान करता है कि राज्य सूची के तहत
निम्नलिखित 5 असाधारण परिस्थितियाँ हैं कि राज्य सूची के तहत ये 5 परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो असाधारण परिस्थितियाँ हैं। ऐसी असाधारण परिस्थितियों पर जो संसद जो है संविधान को शक्ति प्रदान करता है कि वो उन असाधारण परिस्थितियों में यहाँ पर इसमें कानून बना सकता है। देखो, पहली इसमें असाधारण परिस्थिति है कि जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे। इस पॉइंट को समझना। अभी मैं आपको राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान बता रही हूँ मैं कि राज्य क्षेत्र में किस प्रकार संसद अपना हस्तक्षेप करती है। जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे, यदि राज्यसभा यह घोषणा कर दे कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक है कि संसद को राज्य सूची के मामले में कानून बनाना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि राज्य सूची में दिए गए विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, लेकिन अगर राज्यसभा यह घोषणा कर दे कि राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना जो राष्ट्र हित में है, तब संसद इस मसले पर कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि राज्यसभा ने उसको आमंत्रित किया। दूसरा, इस तरह के किसी प्रस्ताव को उपस्थित सदस्यों में 2/3 का समर्थन मिलना चाहिए। अगर इस तरीके का राज्यसभा मान लो प्रस्ताव पेश करती भी है, संसद को ये कहती भी है कि राष्ट्र हित में जरूरी है राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना, तो उसमें कम से कम उन जो सदस्य उपस्थित हैं उनका 2/3 बहुमत मिलना जरूरी है। यह प्रस्ताव 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। यह प्रस्ताव मीन्स जब राज्यसभा ये प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची के दिए गए मसले पर संसद को कानून बनाना चाहिए, तो राज्य सूची के बने हुए किसी विषय पर जो कानून बनता है वो संसद बनाती है, तो संसद द्वारा बनाया गया राज्य सूची पर किसी विषय पर कानून जो है कम से कम वो 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। तीसरा जो है इसी में बता रही है अभी राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान का। तीसरा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। अभी मैंने आपको बताया इसका पहला कि जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे। अब यही तीसरी परिस्थिति चल रही है अभी राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान में पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि राज्यसभा जब ये प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। इसी में दूसरा पॉइंट मैं बता रही हूँ आपको, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यदि आपातकाल प्रभावी हो जाए, अगर देश पर राष्ट्रीय आपातकाल आ जाए, प्रभावी हो जाए, तो संसद राज्य सूची के मामले की शक्तियाँ अधिग्रहित कर लेते हैं। इट मीन्स कि राज्य सूची में जो शक्तियाँ दी गई हैं वो शक्तियाँ जिनके ऊपर राज्य सूची की वो शक्तियाँ जिनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को है, परंतु वो सिर्फ सामान्य परिस्थिति में होते हैं। अगर मान लो आपातकाल की स्थिति पैदा हो जाए तो उस समय संसद जो है राज्य के सूची के मामलों की शक्तियाँ जो हैं अधिग्रहित कर लेती हैं, अपने पास ले लेती है। आपातकाल समाप्त होने के 6 माह बाद तक यह व्यवस्था, और जब आपातकाल की स्थिति खत्म हो जाती है तो आपातकाल की स्थिति खत्म होने के 6 महीने बाद तक यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी। तो दूसरी इसमें मैंने आपको बताया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस प्रकार संसद जो है राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करती है। तीसरा, क्योंकि हम उसके ऊपर के पॉइंट को लेकर चलेंगे ना कि राज्य से संसदीय विधान, देखो इन दोनों पॉइंट में यह बताया किस प्रकार संसद ने हस्तक्षेप किया राज्य के मामले में। तीसरा, ऊपर वाला बताया राज्यसभा का मैंने बताया, दूसरा बताया राष्ट्रीय आपातकाल। इसमें तीसरा पॉइंट है राज्यों के अनुरोध की अवस्था में। अब मान लो राज्यसभा ने कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया, कोई राष्ट्रीय आपातकाल नहीं, लेकिन अगर 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करें कि राज्य सूची के मसले पर कानून बनाया जाए, तब संसद उस मसले में या मामले के संबंध में कानून बना सकती है। अर्थात अगर 2 या अधिक राज्य संसद को आमंत्रित करते हैं किसी विषय पर कानून बनाने के लिए, तो संसद जो है उस मामले में कानून बना सकती है, और यह कानून उन्हीं राज्यों में लागू होगा या प्रभावी होगा जिन्होंने इसे बनाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया। पॉइंट समझो कि जिन राज्यों ने संसद को आमंत्रित किया है, संसद को बोला है कि इन विषयों पर कानून बनाए, तो संसद द्वारा बनाया गया कानून जिन राज्यों ने सिफारिश की थी सिर्फ वहीं प्रभावी होगा, बाकी सब जगह प्रभावी नहीं होगा। इस तरह के कानून का संशोधन या इस पर पुनर्विचार संसद ही कर सकते हैं, ना कि संबंधित राज्य। और संसद राज्य द्वारा अनुरोध करने पर संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों पर जब कोई कानून बनाती है तो उनमें संशोधन करने का या पुनर्विचार करने का अधिकार भी संसद को है, उस संबंधित राज्य को नहीं है। जिन राज्य से संबंधित कानून बनाएंगे वो नहीं इसमें संशोधन कर सकते। राज्यों द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करने का अभिप्राय यह है, ये जो अभी मैं तीसरा पॉइंट बता रही मैं, कि राज्यों द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करने का अभिप्राय यह है कि उन्होंने अपने विधान निर्माण की शक्ति को स्थगित या समर्पित कर दिया है। ठीक है ना, कि राज्यों ने जो प्रस्ताव पारित करवाया ना कि ये संसद जो उनके विषय पर कानून बनाए, तो उन्होंने अपने विधान निर्माण की शक्ति को स्थगित कर दिया गया कि इन्होंने राज्यों ने, हालांकि उस राज्य से संबंधित कोई मसला है तो राज्य विधानमंडल बना सकता है, लेकिन अगर राज्य जो है खुद प्रस्ताव पारित करवाते हैं, विधान निर्माण की शक्ति को स्थगित या समर्पित कर देते हैं, तभी सभी कुछ संसद के हाथों में सौंप दिया जाता है।
जब राज्य खुद अनुरोध करता है तो कुछ कानूनों के उदाहरण जैसे पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम 1955, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण नियंत्रण या निवारण अधिनियम 1974 और मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम 1994। ये ऐसे विषय हैं जिसमें राज्य ने प्रस्ताव पारित किया है कि केंद्र सरकार या संसद जो है उसमें विधि निर्माण कर सकती है। चौथा जो इसमें मैं आपको बताऊंगी, ये जो अभी आपका वही चल रहा है जो मैंने अभी आपको बताया है कि राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। पहले आपको मैंने राज्यसभा का बताया है, राष्ट्रीय आपातकाल बताया है, राज्य के अनुरोध की अवस्था में। चौथा इसमें अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना। संसद राज्य सूची के किसी मामले में अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौतों के लिए कानून बना सकती है। देखो, कुछ राज्य सूची के कई बार ऐसे मामले होते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते संधि से संबंधित होते हैं, तो ऐसे मामले में संसद जो है राज्य सूची के किसी मामले में अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौतों के लिए भी कानून बना सकती है। यह व्यवस्था केंद्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व या प्रतिबद्धता को पूरा करने के योग्य बनाती है। मीन्स कि अगर संविधान द्वारा जब संसद को यह व्यवस्था की गई है तो संसद जो है अगर यह व्यवस्था करती है, कानून बनाती है अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौतों के लिए, तो केंद्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व, इसका मतलब क्या है कि केंद्र अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना दायित्व, अपना उत्तरदायित्व, अपना प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए योग्य है, सक्षम है। इस व्यवस्था के तहत बनाए गए कानूनों के उदाहरण, अब देखो, इस अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौतों के लिए जो कानून बनाए जाते हैं ना, इसके तहत बनाए गए कानून के उदाहरण क्या हैं? संयुक्त राष्ट्र सुविधा एवं प्रतिरक्षा अधिनियम 1947। संयुक्त राष्ट्र, देखो, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी ना, अधिनियम संयुक्त राष्ट्र सुविधा एवं प्रतिरक्षा अधिनियम 1947, जेनेवा समझौता अधिनियम 1960 और अपहरण के खिलाफ अधिनियम 1982। ये ऐसे अधिनियम हैं जो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को या संधियों को लागू करने के लिए बनाए गए हैं। पांचवा इसमें जो है राष्ट्रपति शासन के दौरान, पांचवा ये हो गया आपका, बताया मैंने आपको अभी, जो मैं आपको बता रही हूँ कि राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, तो पांचवा इसमें मैं बता रही हूँ कि राष्ट्रपति शासन के दौरान जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। अभी मैं आपको बताऊंगी, आगे अध्याय आएगा हमारा आपातकाल वाला, तो जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो संसद को उस संबंधित राज्य के लिए, जो राज्य सिर्फ जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, सिर्फ उसी राज्य में, बाकी नहीं, तो राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को मिल जाती है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाए गए कानून प्रभावी रहते हैं। जब राष्ट्रपति शासन के बाद भी जो संसद जो कानून बनाती है वो हमेशा प्रभावी रहते हैं, परंतु ऐसे कानून को राज्य विधानमंडल द्वारा निरस्त या परिवर्तित या पुनः लागू भी किया जा सकता है। देखो, अगर किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा तो उन राज्य सूची में दिए गए जो विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को मिल जाता है और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और उस समय राष्ट्रपति शासन के बाद भी संसद द्वारा जो कानून बनाए वो भी प्रभावी रहते हैं, लेकिन ऐसे कानूनों को राज्य विधानमंडल जो होता है वो निरस्त भी कर सकती है, परिवर्तित भी कर सकती है, पुनः लागू भी कर सकती है। तो तीसरा मैंने आपको पॉइंट बताया है राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, ठीक है, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। चौथा जो है, अभी आपका विधायी संबंध चल रहा है, विधायी संबंध में मैं आपको पहला पॉइंट बता चुकी हूँ, केंद्र राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार। दूसरा मैंने आपको बताया विधायी विषयों का बंटवारा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची बताई। तीसरा मैंने आपको बताया अभी कि राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, कि राज्य के मामले में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर संसद जो है हस्तक्षेप कर सकती है या कानून बना सकती है, विधान बना सकती है। तीसरा, चौथा जो है विधायी संबंध में आएगा राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण। चौथा क्या है इसकी परिस्थिति कि विधायी संबंध का मैंने 4 परिस्थितियाँ बताई नहीं, चौथी परिस्थिति है कि राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण। किस प्रकार जो है केंद्र जो है राज्य विधानमंडल पर नियंत्रण करता है। देखो, अपवादजनक परिस्थितियों में राज्य सूची पर संसद के सीधे विधान के अतिरिक्त संविधान केंद्र को अभी मैंने बताया ना, अपवादजनक परिस्थितियों में जब कोई ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है जिनको ये संभालना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सूची पर संसद के सीधे विधान के अतिरिक्त संविधान केंद्र को राज्य सूची पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित मामलों में शक्तियाँ प्रदान करता है।
हमारा जो संविधान है वही केंद्र को राज्य सूची पर नियंत्रण करने के लिए कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें उनको शक्तिशाली बनाता है। तो आप ऊपर पॉइंट हेडिंग को देखकर समझो कि राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण, यानी कि केंद्र जो है राज्य विधानमंडल पर और किस तरीके से नियंत्रण रखता है। पहला है, राज्यपाल कुछ प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। देखो, जैसे केंद्र में कोई विधेयक जब बनता है तो वो विधेयक जो है जो विधेयक होता है, पहले बिल होता है, विधेयक होता है, उसके बाद कानून बनता है। जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते वो बिल कानून नहीं बन सकता। ऐसे राज्यों में जो विधेयक होते हैं वो राज्यपाल की स्वीकृति के रखे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, राज्यपाल रख सकता है। राष्ट्रपति को उन पर विशेष वीटो की शक्ति मीन्स कि राष्ट्रपति चाहे तो उस विधेयक को मानने से मना भी कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण है। दूसरा, राज्य सूची से संबंधित कुछ मामलों पर विधेयक सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर ही लाया जा सकता है। राज्य सूची से संबंधित कुछ मामले होते हैं ना, कोई विधेयक होते हैं, तो वो सबसे पहले राष्ट्रपति की सहमति लेनी पड़ती है, तभी लाते हैं मामला, विधेयक तभी लाते हैं। राष्ट्रपति की बिना परमिशन के, बिना सहमति के राज्य सूची से संबंधित कुछ मामले आते हैं, उन पर विधेयक नहीं आ सकता जब तक राष्ट्रपति की सहमति ना हो। जैसे व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। तीसरा इसमें बताऊंगे आपको, राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन या वित्त विधेयक को वित्तीय आपातकाल के दौरान सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है। इस पॉइंट को समझो कि जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन या वित्त, यानी कि जैसे धन बिल केंद्र में पास होता है, ठीक है, ऐसे ही जब राज्य विधानमंडल में कोई धन या वित्त बिल पास होता है तो आपातकाल के दौरान सुरक्षित रखने का निर्देश भी राष्ट्रपति राज्यों को दे सकते हैं आपातकाल के दौरान। इन प्रावधानों से स्पष्ट है कि सरकार ने विधायी विषय पर कानून बनाने के मामले में केंद्र की स्थिति ज़्यादा शक्तिशाली रखती है। अभी मैंने आपको सारे 4 परिस्थितियाँ बताई ना, ये चार वो परिस्थितियाँ हैं, जैसे कि केंद्र, आपका अध्याय का नाम है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध के 3 दृष्टिकोण हैं। अभी मैंने आपको पहला दृष्टिकोण बताया है विधायी संबंध। विधायी संबंध में केंद्र राज्य को विधायी संबंध है, कानूनी संबंध है। इस संबंध के मामले में 4 स्थितियां आती हैं जिसमें इनका संबंध हमेशा स्पष्ट समझ आता है हमारे को कि वे कौन सी 4 परिस्थितियां हैं जिसमें केंद्र और राज्यों को विधायी संबंध है। तो पहला मैंने अभी आपको बताया, परिस्थिति बताइए, केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार। दूसरी परिस्थिति है विधायी विषयों का बंटवारा। तीसरी परिस्थिति बताई मैंने आपको, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। और चौथी परिस्थिति मैंने आपको बताई है अंतर्राष्ट्रीय, ये मैंने आपको बताया ना कि संघीय राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। और चौथी परिस्थिति मैंने बताई है कि राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण। ठीक है, अब देखो इन सभी 4 परिस्थितियों से ये साबित होता है, ये स्पष्ट होता है इन प्रावधानों से कि सरकार ने विधायी विषयों पर कानून बनाने के मामले में केंद्र की स्थिति ज़्यादा शक्तिशाली रखी है। विधायी मामले में जो कानून बनाने की शक्ति है ना, वो केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया। तो 1983 से 1987 सरकारिया आयोग के अनुसार संघीय सर्वोच्चता केंद्र राज्य के कानूनों के मध्य तनाव व टकराव को समाप्त करने व सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने की शक्ति है। देखो, जो संघीय सर्वोच्चता है, संघ ने जो सर्वोच्चता दी है, हमारे देश का है स्वरूप, हमारे देश का स्वरूप क्या है, संघीय स्वरूप है। तो संघीय सर्वोच्चता का केंद्र राज्य के कानून के मध्य जो तनाव है, टकराव, उसको समाप्त करना, उनमें आपस में अच्छा संबंध स्थापित करने की शक्ति है। यदि केंद्र की सर्वोच्चता की स्थिति को समाप्त कर दिया गया तो इसके नकारात्मक, अर्थात संघीय सर्वोच्चता में जब केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली रखा गया है। क्यों? क्योंकि अगर केंद्र शक्तिशाली नहीं होगा तो राज्यों को नहीं संभाल पाएगा। इसीलिए अगर इस स्थिति को, यानी कि केंद्र की सर्वोच्चता को मान लो समाप्त भी कर दिया जाए तो इसके नकारात्मक प्रभाव का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता, बहुत इसके बुरे प्रभाव पड़ेंगे। इस प्रकार संघीय सर्वोच्चता की नीति संघीय अवस्था के प्रभावी या निर्बाध संचालन के लिए आवश्यक है। अर्थात जो संघ को जो सर्वोच्च रखा गया है, इसीलिए सर्वोच्च रखा गया है ताकि जो संघीय व्यवस्था है वो प्रभावशाली रूप से काम करे, केंद्र शक्तिशाली हो, केंद्र पूरे देश पर नियंत्रण रख सके और निर्बाध संचालन, यानी कि केंद्र को अपना कार्य करने के लिए किसी प्रकार की बाधा का सामना ना करना पड़े। तो ये मैंने आपको बताया अभी केंद्र और राज्यों का आपस में विधायी संबंध। ठीक है, विधायी संबंधी 4 परिस्थितियाँ बताई मैंने आपको। दूसरा जो मैं आपको बताऊँगी केंद्र व राज्यों का प्रशासनिक संबंध। ये प्रशासनिक संबंध मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, और ये आप इस वीडियो को पढ़ो, समझो। अगर कोई आपको किसी प्रकार का कोई शंका हो तो आप उस शंका को क्लियर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ प्रशासनिक संबंध। ठीक है।
ओके, धन्यवाद बच्चों।